Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित है स्टूडियो में वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, मार्केट मंत्र में वार्म वेलकम उदयन। धन्यवाद, थैंक यू राजेश। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Domestic stocks plunge around 1.9%. Sensex tumbles below the 60,000 mark. Nifty declines below the 17,900 level. Rupee appreciates 11 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices slip below $84 per barrel. घरेलू शेयर बाजारों में लगभग 1.9% की भारी गिरावट। सेंसेक्स 60,000 के स्तर से नीचे आया और निफ्टी 17,900 के स्तर से नीचे पहुंचा। रुपए में डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की मजबूती हुई दर्ज और ब्रेंट कच्चा तेल $84 प्रति बैरल के नीचे पहुंचा। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1.9% की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 60,000 के स्तर से नीचे और निफ्टी 17,900 के स्तर से नीचे बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.89% की मंदी से 1,159 अंक कम होकर 59,985 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.94% की गिरावट से 354 अंक टूटकर 17,857 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.38% के नुकसान पर था और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.56% की गिरावट थी। The Sensex and the Nifty today witnessed losses of around 1.9% amid negative global cues. Sensex ended below the 60,000 mark while the Nifty closed below 17,900 level. The BSE Sensex tumbled 1,159 points or 1.89% to trade at 59,985. The NSE Nifty also plunged 354 points or 1.94% to trade at 17,857. In the broader market at BSE, the mid-cap and the small-cap indices also declined. The mid-cap index fell 1.38% and the small-cap index plunged 1.56%. In the Sensex pack, shares of 6 companies gained while 24 logged losses. IndusInd Bank was the top gainer as it surged 2.9%, followed by Larsen & Toubro, which gained 1.7%. Ultratech Cement climbed 1.1% and Asian Paint surged 0.8%. On the other hand, ITC plunged 5.5% and ICICI Bank declined 4.4%. Kotak Bank fell 4.1% and Axis Bank slipped 3.8%. In sectoral indices, 18 out of 19 sectors logged losses except the capital goods sector stocks, which ended flat. Realty lost the most as it plunged 3.8%, followed by BankX, which declined 3.4%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 900 companies gained while 2,387 fell. Shares of 118 companies remain unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की मजबूती में रहा और 74 रुपए 92 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.13% बढ़कर 93.93 पर था। उदयन, आज खासी गिरावट आई है लगभग 2% की बाजार में और हम देख रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं उनसे नीचे आ गए हैं बाजार, जो काफी दिन से मेंटेन्ड थे। 60,000 से नीचे आया सेंसेक्स। कैसे देखते हैं आप बाजार की मौजूदा स्थिति को और क्या लगता है आपको, कैसे बैलेंस में पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स आगे चलकर प्रोस्पेक्ट क्या दिख रहा है बाजार का? देखिए, ये जो आज गिरावट आई, ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इट वॉज कमिंग।
इसके आसार थे और एक ब्रेथलेस अपवर्ड मूवमेंट था और काफी आप जैसे खबरों में बताया गया है कि विदेशी जो संस्थानें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन, वो काफी सारा पैसा बाहर लेके गई हैं और उनके राय में भारतीय बाजार में स्टॉक्स की जो वैल्यूएशंस हैं वो एक्सपेंसिव है, रिच है और इसके चलते उन्होंने वो मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट किया। तो ये तो एक था। दूसरा एफएनओ की एक्सपायरी की बात थी। फिर एक और ट्रेंड जो कुछ लोगों को देखने को लग रहा है कि सेल्स आपके रिबाउंड तो कर रहे हैं, आपके रेवेन्यू से रिबाउंड कर रहे हैं, पर प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपके इनपुट कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं। तो ये तो एक बहाना है, ये ट्रेंड तो पहले भी था, पर ये जो मैंने पहले कारण बताए, वो जब आपके पास ऐसे लार्जर फोर्सेस प्ले करते हैं तो छोटे छोटे नेगेटिव्स भी उसके कंधे के ऊपर चढ़ के राइड करते हैं। तो मान लीजिए आपको थोड़ा सा लगता है इन एनी केस कॉम्पेंसेशन ड्यू थी, आई मीन करेक्शन ड्यू थी। हाँ, करेक्शन ड्यू थी और आपके जो इम्पोर्टेंट फोर्स है मार्केट में, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स हैं, उनके मूवमेंट के ऊपर ये सप्लीमेंट कर गए। तो अगर कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं कि इन्फ्लेशन का फियर्स है या इन्फेक्शंस की वजह से फर्क पड़ सकता है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये आ जाती हैं। पर नॉर्मली ये मार्केट में रोटेशनल मूवमेंट किया जाता है कि एक मार्केट अगर ओवर वैल्यूड लगता है तो आप वहां से विड्रॉ करके दूसरे मार्केट में लेके जाते हैं और ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा ही है क्योंकि आगे चल के हम स्ट्रक्चरली अभी भी एक बुल फेज में है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। But then, what about the bearish position among foreign investors in the Nifty 50 and Nifty Banks November futures? They because of them, the mood soured today quite a bit. So, what do you have to say about that? Banking, especially, has, as I read earlier, dropped by 3.3% in one of the biggest drawdowns of the year. Well, Rajesh, some of the things, even in the bank, if you see one or two of the prominent results, it's pretty interesting. The net interest margins of one of the prominent banks has come down. But the provisioning that you're doing, that has also been brought down. So it's a lot of things are moving simultaneously. So there is a positive and there's also not such a positive thing that's going in. In terms of bank, of course, the stressed loans, that will continue to remain an issue no matter how much provisioning you do. And that will obviously will take some time to ride out. But coming back, some of these things, this outward movement of money was primarily because of the fact that the institutional players have been saying for quite a while now that Indian markets are richly valued. So it was coming, and it has happened, and it's obviously going to stay like this for a little while because there are some meetings happening. Federal Reserve and ECB, they're going to have some meetings. There's a US GDP data coming out. So all these things will keep people will take clues from it and then they'll act on it. So उदयन, जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कुछ रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर के कई रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन मारुति, अगर हम ऑटो कंपनीज की बात करें, मारुति का जो नेट प्रॉफिट है वो 65% कम हो गया। राइजिंग कॉस्ट्स की उन्होंने बात कही है, सप्लाई क्रंच की बात कही है। तो आपको लगता है कि ये जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं और इनपुट कॉस्ट बढ़ने के इश्यूज हैं, ये कुछ सेक्टर्स में प्रेशर्स क्रिएट कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में? बिल्कुल, कुछ ही नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स में इम्पैक्ट करेंगे। एफएमसीजी से लेके कार्स में जैसे है, और ये जो सप्लाई साइड के जो प्रेशर्स हैं ये ग्लोबल हैं, ये सिर्फ भारत के ऊपर नहीं। और भारत जो है वो अगर आयात करता है तो दूसरी जगह में अगर प्रॉब्लम है, जैसे आज खबर आई कि फार्मा में शायद असर हो सकता है क्योंकि चीन में पावर शॉर्टेजेस और दूसरे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो कुछ चीजें कच्चा माल वो करते हैं, तो ये प्रेशर हमारे लिए बना रहेगा। एंड बेसिकली आपका जो स्टॉक मार्केट ये देखेगा
कि आपका जो ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी है उसका पलड़ा कितना भारी है बनस्पत जो नेगेटिव्स हैं, जो आपकी इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं और आपकी कितना बढ़िया आप पैंडेमिक के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर दोनों पलड़े हैं तो कौन सा पलड़ा जिस दिन भारी होगा उस हिसाब से आप मार्केट की मूवमेंट देखते रहेंगे। So, I would like you to expand a little more on the relentless selling by the FIIs. Is that the key reason for this correction? We'll take this question up after we have welcomed our market analyst, Avinash Gorakshakar. Avinash, we welcome you to Market Mantra. Yeah, good evening, everybody. Good evening. So this was a question that I was asking today, and I'll point it towards you now. Today we saw the relentless selling by the FIIs. Is that the key reason for this correction in the market? I think my guess is the FII selling has been seen for the last, 2 weeks. What is happening is, on one side, FIIs are selling, and on the other side, domestic institution and retail investors have been buying. I think the markets are definitely looking at the fact that, of course, today was the F&O expiry day, so there was a lot of volatility, and that increased the momentum of selling. But my guess is that, markets are obviously witnessing some, signs of exhaustion, considering earnings growth has been quite good in the second quarter, but prices have gone up sharply. So I think clearly, markets has been elated that numbers are good, but the valuations have become extremely expensive. If we look at stocks like IRCTC, DMart, Apple India, I think all high P stocks are potential targets where a lot of selling has happened. Secondly, I would believe that, most of the sectors are experiencing a lot of inflation-based cost-push raw material pressure. So the markets are fearing that the third quarter may not be all that great. In fact, margins could come under pressure. And I think that is probably one of the reasons why we're seeing a lot of selling in the secondary market. And one important reason why the markets have also fallen is because there's a huge rush for IPOs. Most of the investors sell in the secondary market and then apply in the primary market. So that is also another reason. But my guess is, I think now since we have broken 18,000 levels today for the Nifty, I think in the next few days the market movement will be very volatile. And I think since earnings season is on, I think markets would be obviously looking at corporate earnings, at least in the near term, and obviously index could remain very volatile. So आप क्या कहेंगे ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? इतना जो एक वॉलेटाइल बाजार है, जो जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकल लेवल्स को भी ब्रेक कर रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट में, ऐसे में क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है बाजार में एंटर करने की? क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ अभी भी आपको लगता है कि बाजार की इंटैक्ट रहेगी, हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो मार्केट में हमको लग रहा है कि जो सेकंड हाफ FY22 का रहेगा वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि दूसरे तिमाही में एक बात तो क्लियर है कि डिमांड अक्रॉस सेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिली है, वेदर वो सीमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्टील है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ऑब्वियसली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ा है, रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़े, क्रूड की कीमतें बढ़े, तो ये सारा इम्पैक्ट ऑब्वियसली कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आईपीओ की मार्केट में अभी तेजी दिख रही है, हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऐसा समय जब छोटे निवेशकों को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहे हैं और इसका भी परिणाम शेयर की प्राइस पे सेकेंडरी मार्केट पे देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखिए, जल्दबाजी न करें, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा IRCTC, डीमार्ट ऐसे शेयर में लोगों ने बहुत कम समय में पैसा बनाया, तो ये हर वक्त नहीं हो सकता और ये क्या लोगों ने छोड़ना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है। क्योंकि IRCTC में अभी तो आज न्यूज आई है कि वो 50% कन्वीनियंस की जो पहले खुद के बुक्स में रखते थे वो उनको अभी गवर्नमेंट से शेयर करनी पड़ेगी, तो ये भी एक नेगेटिव सरप्राइज है। तो आपको शायद कल IRCTC भी नीचे देखने को मिलेगा, हालांकि कंपनी अच्छी। तो लॉन्ग टर्म 2-3 साल का अगर नजरिया है तो कोई गिरावट अगर आती है तो अच्छे वेल एस्टेब्लिश कंपनी पर पैसा लगाइए, जरूर पैसा बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं। Okay, you mentioned IPO, you mentioned the secondary market. I'm going to go by Nykaa and Paytm alone are raising close to 24,000 crores from the IPO market. Will this lead to a concern that it would dry up the liquidity from the secondary market for the next few weeks? Yeah, I think a lot of the retail portion already, as per news report, has got subscribed, in just 1 hour, and there would be heavy oversubscription. A lot of banks, NBFCs are also funding this IPO, via margin funding. So you're going to see a lot of liquidity, getting sucked out both from the institutional side as well as from the retail side. And quite honestly, once this issue gets listed, I would believe that there are many players who would be only being on the listing form.
So I would believe that yes, at least in the next at least 10 days or maybe 2 weeks, you're going to see markets also getting impacted by this liquidity crunch, which to a large extent goes into two big IPOs, especially Paytm, which is one of the largest IPOs after Coal India. They have some IPO size of almost 18,500 crores compared to 15,000 crores which was raised by Coal India a few years back. So I think you're right. Liquidity also will be one of the reasons why the secondary markets could underperform, because a lot of investors could possibly book out in the secondary market and apply in the primary market. अविनाश जी, आर्थिक मंत्र में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, ये थे बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर जो बाजार के आज के चलन पर हमसे बात कर रहे थे। Moving on, Prime Minister Narendra Modi today underlined the centrality of ASEAN in India's Act East policy and in India's wider Indo-Pacific vision. Participating in the 18th India-ASEAN Summit virtually at the invitation of Brunei, Mr. Modi highlighted India's efforts in the fight against the pandemic in the region. He also reiterated support for ASEAN's initiatives in this regard. India has contributed medical supplies worth $2 lakh to ASEAN's humanitarian initiative for Myanmar and $1 million for ASEAN's COVID-19 response fund. On trade and investment between India and ASEAN, Mr. Modi underlined the importance of diversification and resilience of supply chains for post-COVID economic recovery. He also underlined the need to revamp the India-ASEAN Free Trade Agreement. To further strengthen India-ASEAN cultural connectivity, the Prime Minister announced India's support for establishing the ASEAN Cultural Heritage List. Highlighting the milestone of 30th anniversary of India-ASEAN partnership, the leaders announced the year 2022 as India-ASEAN Friendship Year. Also, the Finance Ministry has released 44,000 crore rupees today to the states and union territories with legislature under the back-to-back loan facility in lieu of GST compensation. After taking into account earlier release of 1,15,000 crore rupees, the total amount released in the current financial year is 1,59,000 crore rupees. The ministry said this release is in addition to normal GST compensation being released every 2 months out of actual cess collection. Subsequent to the 43rd GST Council meeting held on the 28th of May this year, it was decided that the central government will borrow 1,59,000 crore rupees and release it to the states and union territories to meet the resource gap due to the shortage and the release of compensation on account of inadequate amount in the compensation fund. The ministry said all eligible states and UTs have agreed to the arrangements of funding of the compensation shortfall under the back-to-back loan facility. Udayan, quick comment from you on the GST compensation being released by the Finance Ministry. Absolutely, Rajesh. This will obviously ease out the pressure which the states are facing. Last year we saw some really stressed out state finances. So obviously this would be a welcome step, a welcome development, and it will just help us in the recovery that we need. And government, the role the state governments also need to play as we get back on track. उदयन, जो 18th इंडियन आसियान समिट है उसमें उसको संबोधित करते हुए मिस्टर मोदी ने जो कहा है कि डाइवर्सिफाई करना सप्लाई चेन को और उसे मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में अगर हम जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट की योजना है कि इंसेंटिवाइज करे डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, इस तरह की चीज को फास्ट ट्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब जो एक सरकार की अप्रोच है एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बनाने की, उस दिशा में आपको लगता है कि सप्लाई चेन में हम एक और मजबूत कहें कि प्रेजेंस स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी सोनू इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी सेमीकंडक्टर हमारे सारे सामान एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पे ऐसी स्थिति जहां पे डिसरप्ट हो जाता है तो हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे रोजमर्रा के जीवन को डिसरप्ट होने नहीं दे सकते। इसलिए स्ट्रेटेजिकली भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी रहे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उनकी योजना है कि सूक्ष्म ऋणों के लिए बिना किसी परिसंपत्ति को गिरवी रखे उधार देने की व्यवस्था की जाए और ये कोलैटरल मुक्त सुविधा न सिर्फ माइक्रो वित्त संस्थानों एमएफआई बल्कि सभी ऋणदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाए। वित्तीय समावेश के पुनर्जीवन पर साधन राष्ट्रीय सम्मेलन के शुरुआती संबोधन में कल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री राजेश्वर राव ने कहा कि वर्तमान नियमन के चलते असमानताएं पैदा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमन प्रणाली जो कम आय वाले परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने और उन्हें ऋणदाताओं की ऋण वापस वसूलने के कठोर तरीकों से बचाने के लिए लाई गई थी, सिर्फ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों यानी एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर ही लागू थी। अब तक माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में लगभग 70% हिस्सेदारी वाले अन्य ऋणदाताओं पर नियमन से जुड़ी ऐसी शर्तें लागू नहीं थीं। श्री राव ने ऋणदाताओं से सतर्क रहने के लिए कहा और ये भी कहा कि वे बड़े संस्थानों का अनुसरण न करें क्योंकि सूक्ष्म ऋण प्रणाली का एक सामाजिक उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस के सामाजिक और कल्याणकारी उद्देश्यों की तुलना में लाभ कमाने को प्राथमिकता देना एक श्रेष्ठ दृष्टिकोण नहीं होगा। ऋणदाताओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उचित व्यवहार को ताक पर रखकर बैलेंस शीट में वृद्धि न की जाए। उधर चेन्नई शहर की बाढ़ की स्थिति से जूझने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से चेन्नई कोसस थेलियर बेसिन में जलवायु लचीला और एकीकृत शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन स्थापित करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने आज $251 मिलियन के ऋण से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और एशियाई विकास बैंक के भारत रेजिडेंट मिशन में कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशिया पैसिफिक क्षेत्र के शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख था। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.2% के नुकसान में रहा और जापान के निक्केई सूचकांक में 1% की गिरावट दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स दोनों 0.5% की गिरावट में रहे और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% का नुकसान दर्ज हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी अधिकतर गिरावट का रुख था। लंदन का फुट्सी और जर्मनी का डैक्स दोनों 0.3% के नुकसान पर थे, हालांकि फ्रांस के कैक में 0.5% की बढ़त थी। The major U.S. stocks fell yesterday. However, the tech-heavy Nasdaq rose after a robust forecast from Microsoft supported optimism about the third quarter earnings season, while a decline in oil prices hurt shares of energy companies. The Dow Jones Industrial Average ended 0.7% down and the S&P 500 lost 0.5%. The Nasdaq Composite Index closed flat. Udin, a lot will be determined on November 3 when the Fed commentary comes out. Do they start tapering in November itself, or do they announce a calendar starting from December? How do you see? What is your view on the whole thing? Has the whole thing been baked into 1.674% U.S. Treasury rate, or will there be some more coming? No, I think it's broadly there, and that's what the argument is. A lot of people can't understand why that is happening. But it seems that the market has figured that out, and the market believes the narrative of the Federal Reserve. Now, the interesting thing, Rajesh, is that the Federal Reserve is giving guidance in advance so that 2013 taper tantrum doesn't happen. So it's giving guidance well in advance, and markets are believing it, and they're finding evidence. So that is going to be important. But Rajesh, I would like to point out one thing which is going to be very important tomorrow, which is that Evergrande, which is the large developer, Chinese developer in question, it is supposed to make a payment, a coupon payment, and it's a substantial one. Now, if that doesn't work out, then it probably, according to my understanding, it gets into the default category. Now, that might just have, if that news comes out and there's no help coming in, then you might see some kind of an impact from that negative development. lot of negative Evergrande, yeah. अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो टेपरिंग है उससे डील करने में भारत अभी कितना सक्षम है 2013 के मुकाबले, और ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर एवरग्रांड का डिफॉल्ट हो जाता है, क्या उसका कोई मेजर इम्पैक्ट भारत पर आएगा? नहीं, ये जैसे आज आपने मार्केट में इम्पैक्ट देखा ग्लोबल मार्केट्स में, वो थोड़ा सा एक
एपिसोडिक इफेक्ट होगा। कई लोगों को डर था कि इसके कंटेजन का रूप तो नहीं धारण करेंगे, तो ये अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। पर हाँ, वहां पे रियल एस्टेट सेक्टर जो कि चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इम्पैक्ट होगा। ओवरऑल इकोनॉमी में भी वहां पे एक क्रेडिट स्क्वीज सा आ गया है, तो एक ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और जैसे कि चाइनीज हाउस होल्ड सेविंग्स रियल एस्टेट में ज्यादा जाता है, तो ऐसा नहीं कि हम अछूते रह जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी अछूती रह जाएगी। पर हाँ, वो जो कंटेजन वाला हिसाब किताब है वो शायद अभी तक ऐसे खतरा हमें दिख नहीं रहा, पर हाँ एक पेन जरूर आएगा। So the way the US market has played out in the past 2-3 weeks, do you think the inflation there will come down and it might be just simply transient for all you know, or will it last longer than anticipated? What's your overall view on that? Will that mean that the Fed can stay at the zero rate policy for the whole of next year, even though the QE goes off? Yeah, it looks like so far whatever the Fed has been saying, it's still believable. But you never know. A lot of people say that in the 60s, Fed used to think like that, and then by early 70s, things went off. So that is important. Even as we talk about the US, Rajesh, another important thing that's probably going to happen in the next 24 hours is a bill, the infrastructure bill, the much touted. You might see some definite outcome coming on that, because there's a environment summit happening, and it's got some environmental related provisions out there. So that is another development that whose news will come out, and global markets and other markets will try to decipher, and there might be some level of global impact on it. Moving on. The global oil prices today fell more than 1% amid rise in U.S. crude stockpiles. The Brent prices slipped to trade below $84 per barrel level. In intraday trade, Brent crude was trading around $83.60 per barrel, while WTI crude prices were at $81.60 per barrel. How comfortable are you with these rates? Not comfortable at all. Any Indian will not be comfortable, Rajesh, for any rate which is above $65. That's the cutoff. So we would obviously be wanting it to come down as quickly as possible. बट आपको लगता है कि जो 100 या $110 प्रति बैरल की बात हो रही है, शायद वो ज्यादा ओवरब्लोन है? वो ज्यादा ओवरब्लोन है। आप देखिए चाइना में देयर इज दिस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स को रिवाइज डाउनवर्ड्स किया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम पैंडेमिक को टोटली कंट्रोल ना करें ये चीजें होती रहेंगी। और अब चलते हैं सोने की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति वाला सोना 100 रुपए की बढ़त से 48,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी 60 रुपए टूटकर 65,100 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,802.30 प्रति आउंस पर था, और चांदी भी बढ़त के साथ $24.50 प्रति आउंस पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम सोने पर आपसे टिप्पणी लें। आप आए स्टूडियो में, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन। धन्यवाद। Thank you, Udayan, for being with us. And before we close, the headlines once again. Domestic stocks plunge around 1.9%. Sensex stumbles below the 60,000 mark. Nifty declines below the 17,900 level. Rupee appreciates 11 paise against the US dollar, and Brent crude prices slip below $84 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.